चलिए, जन रोजगार क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने भूगोल की कक्षा में अक्षांश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया। आज इसी संदर्भ में एक नई जानकारी देशांतर से संबंधित कुछ हम लोग प्राप्त करेंगे। और यही जानकारी जो है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि भूगोल में किसी भी स्थान के बारे में अगर पता लगाना है कि मानचित्र पर वह स्थान कहाँ है, तो इसके लिए आपको दो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्षांश और देशांतर, जिसे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो आज जो हम लोग हैं, चूंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा था कि अक्षांश क्या होता है, ठीक है। तो अक्षांश वाला मामला तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि देशांतर क्या होता है, ठीक है। तो देशांतर से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब देखो क्या है कि जैसे हम लोग जब भी मैप वगैरह में देखते हैं, तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया कि अगर किसी भी ग्लोब में अगर इस तरह की अगर लाइन को आप देखते हैं, तो ये वाला जितना भी लाइन तुम देख रहे हो, ये वाला लाइन, यह सभी के सभी किसको दर्शा रही है? जल्दी से बोलिए, ये सभी के सभी किसको दर्शा रही है? तो यह दर्शा रही है अक्षांश को, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वह सभी रेखाएं जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पे खींची हुई हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ में इस प्रकार की जो रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी सभी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर, ठीक है। और अक्षांश और देशांतर मिलके ही इस प्रकार का एक जाल तैयार करता है ग्लोब पर। यह एक प्रकार का नेटवर्क है, एक जाल है। और इसी जाल में हमें मानचित्र प्राप्त होता है। यानी कि अगर तुम कभी विश्व का मानचित्र को देखोगे तो कुछ इसी तरह का प्राप्त हो रहा है। तो अब जैसे तुम यहां पर देख रहे हो कि कुछ लाइन जो है वो ऐसा बनाया हुआ है, देख रहे हो ऐसा लाइन बनाया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की लाइनें बनी हुई हैं। और कुछ लाइन तुम देख रहे हो कि इस प्रकार का बना हुआ है। क्लियर? तो जितने लाइन इधर के बनी हुई है, तो ये वाला जो लाइन होगा, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? तो ये लाइन हमारा अक्षांश हो जाएगा। और जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ पे खींचा हुआ है, ये वाला लाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इन सभी लाइनों को हम क्या कहेंगे? तो इन सभी लाइनों को देशांतर कहेंगे। अब सपोज करो कि ये जैसे हम देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए अगर देखें, तो जैसे ये वाला जो है, यह एक के मैप है। और कहाँ का मैप है? तो यह एक अफ्रीका महादेश का ये मैप है। तो अफ्रीका महादेश में तुम देख रहे हो कि एक लाइन इधर से भी जा रहा है और एक लाइन इधर से भी जा रहा है। अगर मान लो कि हमें इधर के किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो इस देश का अक्षांश पता करना होगा और साथ साथ में देशांतर पता करना होगा। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि अक्षांश अगर पता हो जाए, तो इससे उत्तर और दक्षिण की दूरी पता लग जाता है कि किसी स्थान का उत्तर और दक्षिण की दूरी कितनी है। और देशांतर के द्वारा उसका पश्चिम और पूरब पता लग जाता है। तो इससे हमें एग्जैक्ट जगह के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ग्लोब में वह जगह कहां पर है। अब जैसे ये अफ्रीका को तुम देख रहे हो, तो ये वाला अक्षांश, तो इसके नीचे भी अक्षांश, हर एक डिग्री पर अक्षांश बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक, तो इसका मतलब है कि अफ्रीका इतना से इतना तो कुछ इसका अक्षांश होगा, विस्तार। और साथ साथ में यहां पर इसका देशांतर पता हो गया, तो इसका मतलब है कि हमें पता लग गया कि इसका देशांतर जो विस्तार है वो है कितना है। तो अब देखो क्या है कि फिर से वापस आइए कि एक बार अगर अक्षांश, यानी कि एक बार यदि अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए,
तो हम एग्जैक्ट उस जगह को लोकेट कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, तो अक्षांश और देशांतर मिला करके एक प्रकार का ग्रिड निर्माण हो जाता है, एक जाली के जैसा एक पूरा मानचित्र बन जाता है और एग्जैक्ट लोकेशंस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। अब देखो क्या है कि जैसे इसी संदर्भ में कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा कि देशांतर क्या होता है। तो यहां पर देखो लिखा है देशांतर एक भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी भी स्थान के पूर्व पश्चिम स्थिति को निर्धारित करती है। मैंने जो बात बताई उसी बात को ध्यान से एकदम नोट करते चलिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि यही इसी प्रकार के कुछ आजकल के एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न बड़े खतरनाक किस्म के आ जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपके सामने ऐसे कुछ कथन लिख दिए जाएंगे। तो कथन लिख देगा कि किसी भी स्थान के मानचित्र में जब अगर लोकेशन प्राप्त करते हैं तो जो रेखा उत्तर से दक्षिण के भाग को निर्धारित करती है, उत्तर से दक्षिण भाग को निर्धारित करती है, बताओ इस रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिण को जो निर्धारित करती है, ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो अक्षांश कहते हैं। उत्तर भी निर्धारित कर रहा है और दक्षिण भी निर्धारित कर रहा है, तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। परंतु वह रेखा जो किसी स्थान के पश्चिम और पूरब को निर्धारित कर रही है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को देशांतर कहते हैं। तो लिखा है देशांतर एक भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी भी स्थान के पूर्व पश्चिम स्थिति को निर्धारित करती है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं कि अब देखो क्या है, प्रधान यामोत्तर जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है यह इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह 0 डिग्री है, ठीक है। मैंने जैसा बताया, तुम लोग पिछली वीडियो में देखोगे तो जैसा मैंने उसमें तुमको क्या बताया कि जब ग्लोब पर जब हम देखते हैं कि अक्षांश का ये वाला जो रेखा होता है जो संपूर्ण ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो जल्दी से बताइए कि इस रेखा को कौन क्या कहा जाता है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करता है, ठीक है। तो याद रखो, इससे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह कितना डिग्री है, तो यह 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा संपूर्ण ग्लोब को 2 भाग में बांट लेते हैं, उत्तर और दक्षिण से। लेकिन वह रेखा जो कि देशांतर की रेखा है और यह 0 डिग्री बनाया हुआ है, यह भी 0 डिग्री होगा। जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। यह कहां से गुजरती है, तो यह इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इसे जीएमटी यानी कि जीएमटी हम इसको कहते हैं, ठीक है, या इसे हम लोग यूटीसी यानी कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम भी इसको कहते हैं। एकदम याद रखोगे, यह रेखा, ठीक है, कई देशों से पार करती है। और वह देश का नाम क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले इंग्लैंड, ठीक है, यानी ग्रीनविच कहां है, तो इंग्लैंड में है। दूसरा कहां से पार करती है, तो फ्रांस। तीसरा कहां से पार करती है, तो स्पेन। चौथा यह रेखा कहां से पार करती है, तो अल्जीरिया, ठीक है। फिर कहां से पार करती है, तो माली। फिर कहां से पार करती है, तो बुर्किना फासो। फिर कहां से पार करती है, तो टोगो और घाना। और साथ साथ में यह अंटार्कटिका से भी पार करती है। तो कहने का मतलब अगर तुमसे पूछ दिया गया यह जो रेखा तुम देख रहे हो, यह रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यह रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम लोग मानचित्र पर अगर देखते हैं तो जो इस तरह की जो रेखाएं हैं जिसे हम लोग अभी बोल रहे हैं कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है
कितने देश से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। और स्वाभाविक है कि जब यहां तक चलाएगा तो अंटार्कटिका में भी चलाएगा, तो अंटार्कटिका तक यह स्थित हो जाती है। क्लियर? चलिए अब देखो क्या होता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं का मापन समय निर्धारण में उपयोग किया जाता है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का समय टाइम जोन देशांतर रेखाओं पर ही निर्धारित होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे आपने कभी कभी पढ़ा होगा इस पॉइंट्स को, और हम लोग क्या कहते हैं कि भारत जो है यह जीएमटी से, पढ़ा होगा कि भारत जीएमटी से 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो सॉरी 30 मिनट करें, 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ठीक है, तो 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 आवर्स 30 मिनट ये आगे है। तो अब स्वाभाविक है कि तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 5.5 घंटा ये आगे है, यह कैसे पता चलता है? तो इसकी जानकारी जो हमें पता लगती है वह पता किससे लगता है? तो वह पता लगता है देशांतर के द्वारा। अब वो देखो कैसे है, उस चीज को थोड़ा समझते चलो। जैसे पहला बात हमें ध्यान में ये रखना है कि जब देशांतर रेखाएं हम लोग बनाते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाओं को यदि हम लोग बात करें तो जैसे देखो जितनी भी देशांतर रेखा हम लोग बनाते हैं, तो अब सपोज करो कि यह देशांतर रेखा है। ठीक है, और यहां से इस तरह का जितना भी लाइन हम ड्रॉ करते चले जाते हैं, यह लाइन जो है यह देशांतर कहलाता है। अभी जैसे मैंने जस्ट आपको तुमको बताया। और ये वाला जो लाइन है ये है 0 डिग्री। तो ग्लोब पर जो मूवमेंट्स होता है वो कैसे होता है? तो याद रखोगे यह मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन कैसे कर रही है? तो पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो इस तरह से ये पृथ्वी पूरा घूर्णन कर रही है। क्लियर? और 0 डिग्री, अभी जैसा तुमने कहा कि ये जो 0 डिग्री है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं जीएमटी भी कहते हैं, और साथ साथ में इसे हम लोग यूटीसी भी कहते हैं, और साथ साथ में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? तो इंटरनेशनल टाइम जोन भी इसको कहा जाता है। अब यहां से पृथ्वी चूंकि घूर्णन कैसे कर रही है? तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब यह हुआ ईस्ट के जगह पर सूर्य उदय पहले होगा और वेस्ट के जगह पर सूर्य उदय बाद में होगा। क्लियर? उदाहरण के लिए अगर यह एक्स है, ठीक है, ये अगर वाई है, यह अगर जेड है, यह अगर ओ है, तो सबसे पहले सूरज कहां उगेगा? तो एक्स में। फिर इसके बाद सूर्योदय यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इससे यह वाला स्थान जो होगा वो हमेशा आगे होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी एक्स पर समय जो है, एक्स जो है यह ओ से आगे है। आगे का मतलब ज्यादा पूरब में है। तो ज्यादा पूरब में होने से यहां पर सूर्य उदय पहले होगा, और इसके बाद वाई पर सूर्योदय होगा, फिर जेड पर होगा, ठीक है, फिर ओ पर होगा। क्लियर? अब यहां से इसी पॉइंट्स को दिमाग में सबसे पहले रखो। पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है? पश्चिम से पूरब। तो पूरब के जगह पर सूर्योदय पहले और पश्चिम में सूर्योदय बाद में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि टाइम का निर्धारण इसी से होता है। ठीक है, अब टाइम का निर्धारण इसी से होता है का मतलब यहां पर यह हुआ कि देखो कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग अगर चर्चा करते हैं कि अर्थ हमारा रोटेट जब करेगा, तो जैसे ही अर्थ रोटेट किया, क्लियर, तो कितने देर में यह कितना दूरी तक ये रोटेट कर जाएगा, और क्या इसका स्पीड है? तो इसके स्पीड के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि 1 डिग्री को किसी स्थान को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। मतलब यह हुआ कि इस प्रकार का यदि ग्लोबल पोजीशंस हैं, ठीक है, तो अर्थ जो रोटेट कर रहा है यह किसी एक्स स्थान को 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लग रहा है?
तो 4 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री को एक निश्चित स्थान को पूरा पार कर जाने में कितना लगेगा, तो 15 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री किसी स्थान को पूरा पार कर जाएगा। क्लियर। अब यहां पर अगर देखो कि 15 डिग्री, ठीक है, पार करने में 1 घंटा लग जाता है, तो स्वाभाविक है कि कोई स्थान का समय इसी कैलकुलेशन से आधारित माना जाता है। अब उदाहरण के लिए हम लोग लेके चलते हैं कि हर देश किसी न किसी देशांतर से वो क्रॉस कर रहा है। हर देश का जो है वो कोई ना कोई देशांतरी विस्तार है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लोग देखें तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। क्लियर। मैंने तुमको क्या बताया कि देशांतर रेखा जो है वह जितने भी लगाएंगे, तो क्योंकि ये जैसे प्रधान, अगर हम लोग ये मध्याह्न रेखा जो खींच रहे हैं इस तरह का, ये 0 डिग्री, तो जिस तरह से 0 डिग्री इक्वेटर पूरे ग्लोब को उत्तर और दक्षिण में बांट देता है, अगर हम इसको 0 मान के चलें, तो ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यह पूरे ग्लोब को किस में बांट देगा, तो यह पूरे ग्लोब को ईस्ट में और वेस्ट में ये बांट देता है। ठीक है, याद रखोगे कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यह संपूर्ण ग्लोब को पूर्व और पश्चिम में यह बांट देता है। ठीक है, तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में इसका लोकेशन कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है ये खूब होता है तुम लोगों में कि डिग्री लिख रहे हैं, मिनट लिख रहे हैं, आखिर ये सब है क्या। देखो, हर एक डिग्री जो अर्थ का है, क्योंकि हमने जैसा तुमको पिछली वीडियो में बताया कि हम लोग ग्लोब में जब भी किसी स्थान को लोकेट करने का प्रयास करते हैं, चूंकि ये एक सर्कल है, पूरा भी सर्कल नहीं है बल्कि एक एलिप्स के जैसा है, एलिप्टिकल कह सकते हो कि इसका पोजीशन है, लेकिन केवल हम लोग समझने के लिए इस तरह से गोल बना देते हैं इसको। तो इसमें हम लोग डिग्री का निर्धारण करते हैं, यानी कुछ ना कुछ इसका एंगल होगा और एंगल इज बेस्ड ऑन डिग्री, और हर एक डिग्री को हम लोग 60 भाग में बांट देते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम इसको मिनट कहते हैं। और हर एक मिनट कितने भाग में बटा हुआ है, तो 60 भाग में बटा हुआ, जिसे हम लोग सेकंड कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखोगे कि अर्थ का, चूंकि ये गोलाकार है, तो गोलाकार में किसी भी स्थान को अगर 3 डायमेंशनल यानी केंद्र से यदि उसके एंगल को निकालने का प्रयास करेंगे तो वह डिग्री पर निर्धारित होगा, और हर एक डिग्री को हम लोगों ने 60 भाग में बांट दिया है, जिससे मिनट कहते हैं। हर एक मिनट को फिर से 60 भाग में बांट दिया है, जिससे हम लोग सेकंड कहते हैं। यहां तक याद रहेगा। अब देखो, फिर से वापस आओ कि 1 डिग्री को पार करने में किसी स्थान को 4 मिनट, तो 15 डिग्री को पार करने में, ठीक है, कितना मिनट लग रहा है, 1 डिग्री को 4 मिनट लग रहा पार करने में, तो 15 डिग्री को 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा। अब देखिए क्या है, हम ऐसा लिखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वह कितना है, तो लिख रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि भारत में हर एक स्थान से जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, समय अलग अलग कुछ ना कुछ उसका होगा, जो हमारे प्रशासन के काम के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक मानक समय निर्धारित किया है अपने देश का भी। और भारत का मानक समय क्या है, तब भारत का मानक समय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय जो है यह कितना है, तो यह है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। ठीक है, भारत का विस्तार कितना है, तब फिर से याद रखोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के
97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। ठीक है, इसी में से एक स्थान हमने निकाल लिया है और वह संपूर्ण भारत को लगभग बराबर भाग में बांट देता है। और ये कितना है, तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। यहां तक याद रखेगा। ये क्या है, तो ये भारत का मानक समय रेखा है। क्लियर। अब देखो क्या है, 0 डिग्री को जैसा हमने अभी पढ़ा कि 0 डिग्री क्या है, तो ये GMT है और भारत का मानक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते जाइए। यहां से यदि हम लोग, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, GMT से अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे समय कम होगा, GMT से हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे समय जुटेगा। यानी इधर से इधर की तरफ आएंगे ऐड कर लेंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे तो घटा लेंगे। ठीक है, यानी एकदम इसको बहुत ही क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, देखो फिर से हम तुमको बताते हैं, इधर से इधर की तरफ आएंगे तो, इधर से इधर की तरफ हम आएंगे तो समय जुटेगा। ठीक है, इधर से इधर की तरफ जाएंगे समय जुटेगा और 0 डिग्री से इधर की तरफ आएंगे तो समय घटेगा। तो भारत किधर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है। किससे, GMT से। इसका मतलब है कैलकुलेशंस, इसका मतलब है एक गणना करना पड़ेगा। वो गणना क्या है, तो वो गणना तुम्हारा पुराना वाला जो है अभी हमने बताया 1 डिग्री वाला, ये गणना होगा। अब देखो क्या है कि 1 डिग्री यहां से फिर से देखो, कह रहा है कि 1 डिग्री को पार करने में किसी स्थान को कितना मिनट लगा, 4 मिनट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 82 डिग्री इंटू 4 कीजिए तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 328 मिनट। अच्छा, अभी मैंने तुमको क्या बताया, 1 डिग्री को हम लोगों ने कितना भाग में बांटा हुआ है, तो 60। क्लियर। और हमारा जो मानक समय है भारत का वो कितना है, तो 30। इसका मतलब इसका आधा है। अगर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 30 है तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट तो और समय इसमें ऐड होगा। 1 डिग्री को 4 मिनट तो हाफ डिग्री को 2 मिनट, और मानक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट भारत का है। ठीक है, तो 328 में 2 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा, 330 मिनट का। फिर से ध्यान से समझिएगा, भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है, GMT हमारा 0 डिग्री है। हम कैलकुलेशंस, हम गणना इस बात की करना चाह रहे हैं कि हम GMT से कितना घंटा आगे हैं। ठीक है, आगे इस वजह से हैं क्योंकि हम 0 डिग्री से पूरब में हैं। यदि हमारा स्थान इधर होता तब हम लिख देते कि हम यहां पर पीछे हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है कि हमारा चूंकि मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है, तब 82 इंटू 4 करेंगे तो 328 मिनट का डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 82 नहीं है, वहां पर 30 मिनट और है। इस वजह से 1 डिग्री को हम लोग 60 भाग में बांटते हैं तो हाफ है, 30 लिखा है, तो इसका मतलब 2 मिनट और ऐड हो जाएगा 330। और 330 को अगर हम घंटे में बदल देंगे तब कितना आएगा, तब आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चूंकि हम पूरब में हैं इस वजह से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप उन बातों को लिखिएगा ताकि अगले वीडियो में हम आपको फिर से बता सके, इस पॉइंट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, और जब अगर समझ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जो है वो बटन को दाबिए। साथ साथ में प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक दीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह की और शानदार वीडियो हम लोग आपके लिए बना सके। बहरहाल ये पॉइंट्स आपने समझा। अब देखो क्या है, हम लोग वापस फिर से आ जाए।
ठीक है, कि देशांतर रेखाओं समय मापन का उपयोग किया जाता है, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के समय क्षेत्र देशांतर रेखाओं पर आधारित होता है। ठीक है, देशांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए बनाए जाते हैं और यह पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री तक फैली हुई है। प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच की दूरी, अब देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, हर पॉइंट जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं इसको एकदम याद रखना है पूरी तरह से। ये सब चीजें ऐसी होती हैं कि देखने में लगता है कि यार इसमें रखा हुआ क्या है, लेकिन कभी कभी यह प्रश्नों में इस प्रकार से उलझा दिए जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। क्लियर? अब इसको देखो, फिर से मेरी बात को समझते चलो। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि देशांतर रेखा का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं, तो लिख रहा है कि देशांतर रेखाओं का समय मापन के लिए। तो यह बात मेरी समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो क्या है, देशांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो कि देशांतर रेखा कैसे बना रहे हैं, तो उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ते जा रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया। तो जितनी भी देशांतर रेखा है, अब देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और ये कई बार एग्जामिनेशंस में गड़बड़ा सकते हैं हम लोग। देशांतर रेखा की जो दूरी है, दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है, यह कितना है, तो यह 111.32 किलोमीटर है। यह कितना है, 111.32 किलोमीटर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है। अब देखो क्या है, क्या देशांतर रेखा की जो दूरी हमने यहां पर बताया है 0 डिग्री के पास हमने जो बताया है, क्या यह देशांतर रेखा की जो दूरी है, यह उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास यदि हम आते हैं, ठीक है, तो क्या इन जगहों पर यह बराबर मिलेगा, एक समान होगा? ठीक है, तब इसका जवाब क्या होगा कि नहीं, एक समान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ में अगर हम लोग आते हैं, तो जैसे जैसे देखो ये लाइन जा रहा है, तो यह उत्तरी ध्रुव पे मिल जा रहा है और या फिर ये साउथ पोल के पास आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां की जो दूरी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, दो देशांतर रेखा की दूरी जो है वह क्या हो रहा है, तो यह घटते जा रहा है, कम होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए देशांतर रेखा को हम लोग समानांतर नहीं कहते हैं। इसीलिए देशांतर रेखा को हम लोग समानांतर नहीं कहते हैं। जबकि अक्षांश को हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अक्षांश को हम समानांतर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होगी वह इक्वेटर से लेकर के अगर हम लोग दक्षिण की तरफ भी बढ़ते चले जाएं, उत्तर की तरफ भी बढ़ते चले जाएं, तो यह दूरी कभी भी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, दूरी हमेशा बराबर होगा। हाँ, यह अलग बात है कि ये जो हम देख रहे हैं वृत्त जो है, इन वृत्तों की जो लंबाई है वो घटेगी, लेकिन देशांतर रेखा की जो ये अर्धवृत्त है, यह पूर्ण वृत्त भी नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देशांतर रेखा पूर्ण वृत्त नहीं है, जबकि अक्षांश जो है वह पूर्ण वृत्त है। तो देशांतर रेखा क्या है? अर्धवृत्त है। क्लियर? इसी वजह से देशांतर रेखा जो है यह पूरे ग्लोब पर बनाई जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। बहरहाल हम लोग फिर वापस आए, देशांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर के बनाई जाती है। इनकी जो दूरी हम यहां पर देखते हैं, कहां पे, भूमध्य रेखा के पास, यह दूरी 111.32 किलोमीटर है। परंतु जैसे जैसे हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे देशांतर रेखा की जो दूरी है वह भी घटते हुए चली जाती है। क्लियर? अब आइए फिर से वापस उस पॉइंट्स पर हम लोग आ जाएं। ठीक है, अब देखो क्या है कि लिख रहा है कि प्रत्येक देशांतर रेखा की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर, लेकिन यह दूरी ध्रुव के पास घटकर कितना हो जाता है, तो लिख रहा है कि 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब देखो आगे वाला पॉइंट्स में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है,
और यह दिनांक परिवर्तन को दर्शाती है। इसे पार करने पर एक दिन कम हो जाएगा या एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे हमने क्या बताया कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे ग्लोब में अगर हम लोग देखें यह 0 डिग्री है और यह 180 डिग्री है, तो कहने का मतलब है कि लगभग 12 घंटे का परिवर्तन इसमें हो जाता है। और हम लोग इधर भी चले जाएं तो इधर भी 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है यह न तो पूरब होगा न ये पश्चिम होगा, क्योंकि पूरे ग्लोब का ये कंप्लीट वृत्त है। तो एक बार अगर हम घूम जाते हैं इधर से इधर घूमते हुए, यदि 180 डिग्री पर हम लोग चले जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर हम लोग ऊपर वापस चले आते हैं तो एक दिन घट जाएगा। तो 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, याद रखोगे, 180 डिग्री को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो प्रशांत महासागर से गुजरता है। यह रेखा सीधा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधा नहीं है। कारण उसके पीछे क्या है, एक दिन बढ़ जाएगा या एक दिन घट जाएगा। इसी वजह से यह रेखा कुछ इस तरह से बनी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या सीधी देशांतर रेखा है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, यह सीधा नहीं है। पूछ देगा क्यों नहीं सीधा है, क्योंकि इसे पार करने में सिर्फ घंटा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक दिन बढ़ सकता है या एक दिन घट सकता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं का उपयोग नेविगेशन, मानचित्रण, भूगोल में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और ये नाविकों, पायलटों के लिए दिशा स्थिति का निर्धारण मदद करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी स्थान पर अगर हमको जाना है तो सिर्फ अक्षांश से हमें जरूर पता लग जाएगा कि उसका नॉर्थ और साउथ लिमिट क्या है, लेकिन देशांतर रेखा से हमें इसका, ठीक है, पश्चिम और पूरब लिमिट मिल जाएगा, और हम इस तरह से एक सही स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है वो नाविकों के लिए या पायलटों के लिए दिशा और स्थिति निर्धारण में मदद करता है। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा है, आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पर कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, और साथ साथ में यह भी लिखो कि कुल अक्षांश वृत्त की संख्या क्या है। पिछले वीडियो में जाइए जो कि अक्षांश से संबंधित है, उसमें इसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी हम लोग कर लें कि किस प्रकार से प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए और प्रश्नों का उत्तर देते जाइए। ठीक है, देखो, जैसे जैसे हम लोग कुछ चीज को पढ़ते जाएंगे, कुछ प्रश्नों को बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जाने अनजाने में हम अपने कुछ जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसमें वर्धन करते चले जाएंगे। क्लियर? तो पहला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ठीक है, जिससे हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन लाइन बोला था। बताओ इसमें से सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब? कहां से यह रेखा क्रॉस करता है? भारत से, न्यूयॉर्क से, ग्रीनविच की टोक्यो से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कहां से क्रॉस करता है, तो ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहां है, किस देश में है? तो यहां पर हम लोगों ने लिखा कि यह कहां है, तो यह इंग्लैंड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए और देखिए कुल कितने देशांतर रेखा हैं? 90, 180, 360 के 720। जल्दी से बताइए कि कितना है। और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि कितना है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे जीएमटी, किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ठीक है, जिसे हम लोग यूटीसी भी बोलते हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कि 180 डिग्री। जल्दी बताओ कि जीएमटी जो है वो कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? ठीक है, और इसका सही जवाब क्या होगा कि 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम लोग जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 की 360। ठीक है, तो जल्दी बताओ कितने डिग्री पर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 180 डिग्री। और यहां पर एक और चीज बताते चले
कि 360 जरूर देशांतर है, लेकिन देशांतर रेखा में 360 कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि देशांतर रेखा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री और फिर 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री मिलेगा। तो यहां वाले जितने भी देशांतर रेखा है 1 2 3 4 इस जितना भी लिखा हुआ है, इन सभी में क्या लिखा रहेगा, तो यहां पर ईस्ट लिखा रहेगा। और यहां पर जितनी भी देशांतर रेखा खींचा रहेगा, ठीक है, इन रेखा पर क्या लिखा रहेगा, तो यहां पर लिखा रहेगा वेस्ट। तो यहां से लेकर के 180 डिग्री इधर और इधर 180 डिग्री, तो दोनों मिलाकर कुल मिलाकर के 360 हो जाते हैं। क्लियर? तो तुम्हें 180 के बाद 181 डिग्री देशांतर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा ईस्ट और वेस्ट, तो टोटल 180 180 मिलकर कितना होगा, तो 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं, तो यह है 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो, देशांतर रेखा का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। पहला है जलवायु निर्धारण, दूसरा है दिशा और स्थिति का निर्धारण, तीसरा है वनस्पति अध्ययन, चौथा है खनिज संसाधन। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दिशा और स्थिति का निर्धारण करने के लिए, और कहाँ का दिशा में क्या, उत्तर दक्षिण की पश्चिम पूरब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिशा के और स्थिति का जो निर्धारण करते हैं देशांतर रेखा के द्वारा, ये उत्तर दक्षिण करते हैं कि पश्चिम पूरब करते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे इसके द्वारा हम लोग जो निर्धारण करते हैं, ये क्या निर्धारण करते हैं, पश्चिम और पूरब, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी किसके समीप शून्य हो जाती है, ठीक है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, जल्दी बताइए कि देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी जो है वो कहां पर जीरो हो जाएगी, भूमध्य रेखा के पास, ध्रुव के पास, कर्क रेखा के पास कि मकर रेखा के पास, ठीक है। तो देखो भूमध्य रेखा के पास तो अभी हमने जस्ट बताया कि देशांतर रेखा की दूरी जो है ये सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम लोग उत्तर या दक्षिण बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे देशांतर रेखा की दूरी जो वो घटती चली जाती है। तो शून्य कहां पर हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा कहां पे हो जाएगा, तो यह ध्रुव के पास यह शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रधान यामोत्तर रेखा का अन्य नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, मुख्य अक्षांश, ग्रीनविच, भूमध्य रेखा या मापांक रेखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि प्रधान यामोत्तर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो चूंकि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है इसलिए हम लोग इसे जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो, देशांतर रेखा किस दिशा में बनाई जाती है, यानी देशांतर रेखा का जो हम लोग ड्रॉ करते हैं मैप पर, वो कहां से कहां बनाते हैं, पश्चिम से पूरब कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, या गोलाकार बनाते चले जाते हैं। तो अर्ध गोलाकार तो है जरूर, परंतु यह जो रेखा बनाई जाती है यह कहां से बनाई जाती है, तो यह उत्तर से दक्षिण की तरफ में ये इस प्रकार से ये ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये कहां से बना जाता है, तो उत्तर और दक्षिण की तरफ में यह बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखो, प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री किस देश से, ठीक है, किस देश से पार करती है, ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। क्लियर। अभी जस्ट हम आपने को बताया कि कितने देशों से गुजरती है, तो 8 देश से गुजरती है, जिसमें से ये सभी देश इसमें शामिल हैं, उन 8 देशों में से। इस वजह से इसका सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ में आएंगे। आपका ये वीडियो एकदम रेगुलर जाएगा, आप सभी लोगों का, मैंने जैसा पहली वीडियो में बताया कि हमारा प्रयास ये होगा कि आप सभी लोगों का ज्योग्राफी से जितना रिलेटेड प्रश्न आएगा उसमें कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें जोड़िए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और लाइक का बटन दाबिए, ठीक है। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।